आनंद दुबे, अभी भी आप 2022 में अटके हुए हैं। भगत सिंह कोश्यारी क्या सिर्फ 2022 के वजह से जाने जाएंगे या बाकी भी चीजें हैं? मैं मानता हूं कि आपका उन पर खास प्यार आपका भगत सिंह कोश्यारी जी पर है, शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का, शिवसेना यूबीटी का, लेकिन उसके बावजूद बाकी भी इतने साल का उनका काम होगा ना कहीं, सिर्फ एक ही चश्मे से देखना या कोई ठीक होगा क्या? साहिल भाई नमस्ते। देखिए, आपकी शो में आने के लिए कुछ लोगों को बड़ी स्टडी करनी पड़ती है। उसके पहले उनको स्टडी की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है, अज्ञान का भंडार भरा रहता है। लेकिन जब शो पर आना है तब कागज कलम आईपैड लेकर बड़ी स्टडी करनी पड़ती है। क्यों भाई, इतनी स्टडी करने की क्या जरूरत है? अरे जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो झूठ है वो झूठ है, उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है। और आप बार बार कह रहे हैं 2022 अभी तक जा नहीं रहा है। अगर 2022 में किसी व्यक्ति पर कलंक लगा है, वो तो 2050 में भी रहेगा, वो 2150 में भी रहेगा, वो 2550 में भी रहेगा। इतिहास मिटा देंगे क्या साहिल भाई आप? भगत सिंह कोश्यारी जी ने जिस प्रकार एक चलती हुई सरकार को गिराने में एक अहम भूमिका निभाई, वो भी संवैधानिक पद पर बैठकर, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी आई हुई है कि उस समय अगर ऐसा न हुआ होता तो आप वापस पुनः मुख्यमंत्री होते। तो बताइए, इतने बड़े कारनामे के लिए आपने इतना महान पुरस्कार पद्म भूषण दिया है, तो उसके लिए तो बड़ी ताली बजाने वाली बात है। और छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको हम अपना देवता समझते हैं, उनको लेकर कितनी अभद्र टिप्पणी यही भगत सिंह कोश्यारी जी ने की थी। महाराष्ट्र भूला नहीं है। हमारी सबकी आराध्य महात्मा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी के बारे में जिस प्रकार उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, वो किसी से छुपा नहीं है, सब कुछ सार्वजनिक पटल पर है। इतने महान कामों के लिए आप उनको पद्म भूषण दे दीजिए, चाहे भारत रत्न दे दीजिए, चाहे पद्म विभूषण दे दीजिए। आपके हाथ में भैया, सरकार आपकी है, ताकत आपकी है, सब कुछ आपका है, आप दे दीजिए। हम तो कोई टाइमिंग नहीं उठाएंगे भैया, हम तो सिर्फ ये पूछेंगे वीर सावरकर जी को भारत रत्न कब मिलेगा, आपके पास जवाब नहीं है। हम कहेंगे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को कब भारत रत्न मिलेगा, आपके पास जवाब नहीं है। हम कहेंगे कि हमारे आराध्य बिरसा मुंडा जी को कब भारत रत्न मिलेगा, आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? मतलब आप चाहते हैं कि मीठा मीठा कब कब और कड़वा कड़वा थू थू। यहां पर प्रश्न चिन्ह। अभी आप ही ने बताया कर्पूरी नंद ठाकुर जी को बिहार चुनाव से पहले भारत रत्न देना है, लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों? उनके खिलाफ जाती है बात। उनको जो सूट करती है, साधु संतों का अपमान करना हो, उन पर लाठियां बरसानी हो, बटुक साधुओं की चोटी खींचनी हो। जब पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी, तब उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप मुझे पुरस्कार दे रहे, मैं उसका स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पहले आप हेडगेवार को दीजिए पुरस्कार, उसके बाद ही मैं उसका स्वीकार करूंगा। ठुकरा दिया था, तब भी वाजपेयी सरकार थी यहां पर। लेकिन शहजाद, जल्दी से जवाब दीजिएगा। योग्यता चुनी जा रही है, वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं चोट भी तो लगेगी, उसका भी तो सोचना पड़ेगा कि भाई आखिरकार राज्यपाल पद से क्यों हटना पड़ा था। और बाकी वीर सावरकर नाम तो लेते हैं, लेकिन भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे हैं, ये भी सवाल शिवसेना यूबीटी उठा रही है। सबके बारे में बोलता हूं। साहिल जी, पहले तो सच हमेशा तथ्यों पर आधारित होता है और तथ्यों का अध्ययन होता है। हाँ, पर झूठ बोलना है तो आइए कुछ भी गाकर, शायरी करके, मस्खरा बनकर चले जाइए। तो आपको पता है ना, हमारी स्टाइल तो फैक्ट बेस्ड डिबेट है। अब कुछ लोग केवल कविता गाने के लायक बच चुके हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? वो आते हैं, कविता गाकर चले जाते हैं। सुनिए ना, मैंने नाम नहीं लिया आनंद जी, आपका तो नाम ही नहीं लिया। आनंद जी, सही जगह पे चोट लगी है, मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया। अच्छा साहिल जी, कौन सी सरकार किसने गिराई भाई? कोश्यारी जी ने जो फ्लोर टेस्ट बोला, तो फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव जी ने रिजाइन कर दिया था। और जो 2019 में उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ना गलत माना था, और शरद पवार जी ने खुद ने इस प्रेसिडेंट रूल के लिए जो रजामंदी दी थी, ये फडणवीस जी ने ऑन रिकॉर्ड आपको कई बार बोला है। तो जाकर शरद पवार जी से पूछ लीजिए ना, और सुप्रीम कोर्ट का कुछ बता दीजिए कि 2019 का जो प्रेसिडेंट रूल था वो गलत लगाया। पर अगर ये आधार है तो आनंद जी, अब चुनौती है। सरकारें गिराने का काम तो इंदिरा जी से ज्यादा किसी ने नहीं किया। बोलो कि हम उनका भारत रत्न वापस चाहते हैं? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी तो, जो इंदिरा गांधी जी के, अब आप लोग जो है इंदिरा सेना बन चुके हैं, सोनिया सेना बन चुके हैं। और जहां तक भगवान बिरसा मुंडा का सवाल है, मान्यवर, भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म तिथि पर सुन लीजिए, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का अगर काम होता है तो वह आज हो रहा है, इतने वर्षों में नहीं हुआ। तो पहले आप पूछिए कि आदिवासी समाज से बेटी को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया, 10 ट्राइबल म्यूजियम क्यों नहीं खोले, अंबेडकर जी का जो जल्दी से जवाब, फिर आशुतोष और विजय त्रिवेदी भी आएंगे, क्योंकि उन दोनों पत्रकारों ने सालों तक पद्म पुरस्कार देखे हुए हैं, उसको लेकर आसपास जो कंट्रोवर्सी चलती रही वो भी देखी हुई है। जल्दी से
साहिल भाई, हम तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हमने तो सिर्फ आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी का नाम लिया। आप साहिल भाई खाली इनसे पूछ लीजिए, शहजाद भाई बड़े विद्वान हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी को, आदरणीय जी को क्यों हटाया गया था राज्यपाल के पद से? क्या उनका कार्यकाल पूरा हो गया था या एक दिन पहले भी हटाया गया? तो क्यों हटाया गया? पूछिए अभी लाइव डिबेट पर, पूछिए। शहजाद जवाब देंगे? मैं जवाब दे दूं? हाँ जी। देखिए, यही अज्ञानता होती है संविधान में। हाँ सुनिए, संविधान में गवर्नर का पोस्ट एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। कोई यहाँ पे मुझे बताइए, बहुत सारे गवर्नर्स हैं जो 5 साल का एक स्टैट्यूटरी उनका नहीं होता है, ये संवैधानिक है। मिल गया जवाब। जब तक किसी को चाहते हैं तब तक वो गवर्नर होते हैं। ये आपको पता ही नहीं है। हमने कई राज्यों में गवर्नर समय से पहले और समय के बाद भी कंटिन्यू है, उसको इसीलिए मुझे लगता है। चलिए 131 पुरस्कार साहिल जी, जो संवैधानिक दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, सही है गलत है बता दीजिए। चलिए ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति करना ये गृह विभाग के अंडर होता है, गृह मंत्री तय कर सकते हैं और उसके आधार पर जो राष्ट्रपति है वो उस पर मोहर लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशुतोष, कई बार पद्म पुरस्कारों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब आपने शहजाद पूनावाला को सुना, आपने, उन्होंने 3 नाम गिनवाए इसमें। पहला तो शरद पवार का 2017 में, तब भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए थे कि भाई शरद पवार को अचानक पद्म विभूषण कैसे दिया जा रहा है। आज शिबू सोरेन के मामले में भी सवाल इसी तरीके से उठ रहा है कि भाई कुछ और उसके पीछे का कारण तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उससे पहले कई ऐसे लोगों को भी पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हुए हैं जो उनकी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत काम करते आए हैं या उनके विरोधी रहे हैं उस तरीके से। तो ऐसे में इन पूरे पुरस्कारों पर राजनीतिक दृष्टि से सवाल उठाना क्या सचमुच में सही है? देखिए साहिल, जब भी पुरस्कार इस तरीके के होंगे तो उसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर होगी, क्योंकि मोदी सरकार की एक खासियत ये कि हर चीज में वो पॉलिटिक्स देखते हैं और पॉलिटिकल क्या फायदा हो सकता है इसको वो अच्छी तरीके से भुनाने की कोशिश करते हैं। और मैं इसको गलत भी नहीं मानता। जो राजनीतिक दल है वो जरूर कोशिश करती है। कह दूंगा कांग्रेस बहुत दूध की धुली थी और बीजेपी बहुत गलत है तो ठीक नहीं है, लेकिन किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है इसके 2 उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले आपने देखा था कि कर्पूरी ठाकुर और चरण सिंह को जो भारत रत्न देने की बात हुई थी, उसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी और वो इंडिया गठबंधन के एक तरीके से जनक थे और फिर वो भारत एनडीए में शामिल हो जाते हैं, उसका एक बड़ा कारण कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना माना गया था। उसी के साथ साथ जो अजीत सिंह के बेटे हैं चौधरी, उनको भी पलटी मारी थी और पलटी मार के इधर चले गए थे। तो पुरस्कारों का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हुआ था। इस बार अगर आप ध्यान से देखिए तो जिस तरीके से शिबू सोरेन को दिया जा रहा है, इसके बड़े गहरे राजनीतिक अर्थ निकाले जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा 2 महीने पहले 3 महीने पहले चर्चा गर्म हो गई थी कि क्या हेमंत सोरेन दिल्ली आए थे, अमित शाह से मुलाकात की थी, क्या वाकई में वो इंडिया गठबंधन को छोड़ के बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि बाद में इस पूरी खबर को बेबुनियाद बताया गया था, लेकिन वो चर्चा गर्म थी। जहां तक अच्युतानंदन का है, मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है। अच्छा कदम इसलिए क्योंकि अच्युतानंदन जैसे लोगों को भारत रत्न दरअसल मिलना चाहिए और शिबू सोरेन के ऊपर निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, लेकिन उनका कद भी भारत में मुझे लगता है भारत रत्न से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आदिवासी तबके के अंदर जिस तरीके की जागृति उन्होंने पैदा की, जिस तरीके से नेतृत्व उन्होंने दिया और जिस तरीके से झारखंड को लेकर एक नया राज्य बना, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां, विजय त्रिवेदी, गड़बड़ियां होती हैं। जिसका जिक्र आशुतोष कर रहे हैं, सीधे सीधे उसका राजनीतिक मतलब निकालने की कोशिश हुई थी, क्योंकि उसका एक चीज और जो है वो पॉलिटिकल एक्शन से हुआ था। जी एक चीज और भी है। बोलिए उसके बाद विजय। 5 सेकंड। जिस तरीके से वेलापल्ली नटेशन को दिया गया है, एसएनडीपी जावा कम्युनिटी के हैं। उन्होंने पिछले दिनों मुस्लिम समुदाय के खिलाफ मलप्पुरम को लेकर बड़ी तीखी टिप्पणी की थी। एक पत्रकार को उन्होंने आतंकवादी भी बताया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केरल के अंदर नटेशन के बहाने कहीं ना कहीं एंट्री मारने की कोशिश कर रही है, तो ये उसको उस नजर से भी देखा जाना चाहिए।